Good morning, students. Beta, we have already done the meaning of dissolution of firm. That is how a firm can be dissolved. We have discussed the various modes of dissolution of firm. Now we will be discussing the accounting entries. What journal entries are passed on dissolution of firm. That is how the books are closed of the firm which gets dissolved. You are very much aware of the balance sheet of a partnership firm. How does it look like? What items does appear in the balance sheet? देखिए ये एक बैलेंस शीट ली है मैंने इमेजिनरी सी. इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं बेटा, लाइक बैंक है, डेटर्स, prepaid rent, stock, machine, investment, building, good, etc., etc. Many assets and liabilities are appearing in the balance sheet. बैलेंस शीट होती क्या है बेटा? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. किसकी लिस्ट है? बैलेंसेस की. मतलब हमारी बुक्स में बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है 70,000 एज इट इज क्लियर फ्रॉम दिस बैलेंस शीट. स्टॉक पड़ा हुआ है 2,50,000. मशीन है 490. बच्चे अब फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है. फर्म डिसॉल्व हो रही है तो कोई भी बैलेंस शीट में होना ही नहीं चाहिए. जब फर्म ही नहीं रहेगी तो इन बैलेंसेस के होने का क्या मतलब है? हमने हर अकाउंट, एवरी अकाउंट हैज टू बी क्लोज्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. कोई अकाउंट अपीयर नहीं होगा. एक एक करके सारे अकाउंट हमने खत्म कर देने हैं. ठीक है. जब फर्म ही बंद हो रही हैं उसके सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे बेटा जी? क्लोज हो जाएंगे. जब हमने फर्म की डिसोल्यूशन होगी बेटा, जब फर्म की, तो बेसिकली 4 अकाउंट्स के थ्रू ही एंट्रीज पास करेंगे हम सारी. सबसे पहले आपका कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन. ये हम एक नया अकाउंट खोलते हैं. ये एक नॉमिनल अकाउंट है. इस अकाउंट में हमने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देनी है. जितनी भी एसेट्स है ना आपके पास, स्टॉक है, बिल्डिंग है, मशीन है, डेटर्स हैं, ये सारी एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है. क्यों? क्योंकि मैंने सारे अकाउंट्स बंद करने हैं ना बेटा. अब सारे बैलेंसेस को मुझे खत्म करना है. बैलेंस शीट विल नॉट अपीयर. बैलेंस फर्म ही नहीं रही तो बैलेंसेस कहाँ शो करने हैं हमने? नो बैलेंस. किसी भी चीज का बैलेंस नहीं बचेगा बेटा. इसलिए मैंने क्या करना है? सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है. अब सारी एसेट्स का मतलब मेरा क्या है? वो एसेट्स जो कि मार्केट में रियलाइज हो सकती हैं, जिनको हम सेल कर सकते हैं, जिनके अगेंस्ट हमें कुछ कैश मिल सकता है, वो सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी बेटा. स्टॉक, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये सब ट्रांसफर कर देना है. ठीक है. बट कैश या बैंक ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? रीजन यही है. क्या कैश और बैंक को हम रियलाइज कर सकते हैं? क्या ये मार्केट में सेल हो सकता है? ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है. तो कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना. रीजन, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इट कैन नॉट बी रियलाइज. इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी एक्सचेंज और उसके बदले में हमें कैश या पैसे मिले. इसलिए कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करना. बाकी सब एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगी. अगेन, कई बार एसेट साइड पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया होता है. कई बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं. कई बार किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया होता है. क्या आप बताइए, क्या ये मार्केट में सेल हो सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा है, क्या ये मार्केट में सेल होने वाली आइटम है? अगर है तो हम जरूर ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो एक लॉस है बेटा. ये कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे. तो इसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में. ओके. सिमिलरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ये भी एक तरह का लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है बेटा. ये मार्केट में सेल नहीं होगी, इसके अगेंस्ट हमें कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में. तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. सिमिलरली पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, वो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा. फाइन. तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने वो एसेट्स ट्रांसफर करनी है विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. डन. सिमिलरली रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने सारी आउटसाइड लायबिलिटीज, सारी कौन सी लायबिलिटीज? आउटसाइड लायबिलिटीज, पेमेंट्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, वो सब भी ट्रांसफर कर देनी है. पेमेंट टुवर्ड थर्ड पार्टीज लाइक क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, लोन हो गया,
ये सब थर्ड पार्टीज को देने वाले पैसे हैं बेटा। एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड हो गया। वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दीज आइटम्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। पर्पस क्या है ये सब ट्रांसफर करने का? एसेट्स को सेल करके जो पैसे मिलेंगे वो हमने लायबिलिटीज को उनसे क्या कर देनी है? पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो एंड में जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा उसका जो डिफरेंस आएगा बेटा, ईदर प्रॉफिट और लॉस। सिंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में जो डिफरेंस आएगा वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट कब आएगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो इट विल बी considered as a profit on realization and will be transferred to the capital of partners. Similarly, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो हमने लॉस ट्रीट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देना है और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज, खत्म। जैसे हमने थर्ड पार्टीज की पेमेंट कर दी, इसके बाद हमने पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी होती है। ठीक है, पहले सारी लायबिलिटीज सेटल होंगी बेटा। फर्स्ट आउटसाइड लायबिलिटीज, देन पार्टनर का लोन। इसमें सिर्फ एक ही आइटम आएगी बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और कोई ट्रीटमेंट और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आनी। रियलाइजेशन में तो आपने कितनी सारी एसेट्स ट्रांसफर करी, कितनी सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, फिर उनको सेल भी करना है एसेट्स को, फिर लायबिलिटीज को पे भी करना है। फाइन, बट पार्टनर के लोन अकाउंट में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आपकी, पार्टनर्स लोन टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट भी खत्म हो जाता है। वंस इट इज क्लोज, वी कम टू द कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है बेटा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। अगर कोई रिजर्व्स हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, फाइन, अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, एट द एंड जो बैलेंस बचेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, उसको हमने बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बैलेंस कैरी डाउन का मतलब कि वो बैलेंस अभी भी अपीयर हो रहा है, हमने कोई बैलेंस नहीं छोड़ना बेटा। फर्म बंद हो रही है, सब कुछ क्लोज कर देना है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा हमने क्या कर देना है? उसको भी कैश या बैंक के थ्रू सेटल कर देना है, पेमेंट कर देनी है। फाइन, पार्टनर्स की कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, हमने पार्टनर को पेमेंट कर देनी है। ऑन द अदर हैंड अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो पार्टनर कैश ले आएगा, बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना हमने। इस तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। पहले हमने थर्ड पार्टीज के अकाउंट सेटल किए, फिर हमने पार्टनर का लोन सेटल करना है, फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट सेटल होंगे और कैश या बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आएगा? सेम आएगा बेटा। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द बैलेंस शीट अगेन। अब देखते हैं हमने रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स ट्रांसफर करनी है बेटा। पहले एसेट्स को ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, मार्केट में रियलाइज हो सकते हैं। प्रीपेड रेंट ट्रांसफर होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, मशीन भी ट्रांसफर होगी, इन्वेस्टमेंट्स भी ट्रांसफर होंगी, बिल्डिंग भी ट्रांसफर होगी। अब गुडविल, गुडविल रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी? सोचिए जरा। गुडविल बेटा, हम हमेशा जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कर रहे थे, हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में इसको सेपरेट ट्रीटमेंट देना है। क्यों? गुडविल कभी भी मार्केट में रियलाइज नहीं हो सकती अनलेस हम बिजनेस को सेल नहीं कर रहे। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, हम तो अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं बेटा। इस टाइम अगर गुडविल के अगेंस्ट कुछ भी पैसा मिलता है फर्म को, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ना बेटा। डिसोल्यूशन के केस में गुडविल सेल हो सकती है। ठीक है, हमें हमारी रेपुटेशन के अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल सकती है बच्चे। तो गुडविल भी रियलाइज हो सकती है ओनली ऑन डिसोल्यूशन, इसलिए ये भी ट्रांसफर हो जाएगी। किस में ट्रांसफर होंगी ये सारी आइटम्स बेटा? ये सारी आइटम्स मैंने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करनी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। डन? ओके बेटा जी, मैंने सारी एसेट्स एक एक बैलेंस को खत्म करना है बेटा। अभी तो मैंने डेटर्स से लेके गुडविल तक ये सब खत्म किया है। डेटर्स में बेटा एक पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, जब आपने डेटर्स को ट्रांसफर करना है बेटा, ये चीज ध्यान में रखिए, डेटर्स हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होते हैं,
ग्रॉस वैल्यू पे 1,35,000 पे ट्रांसफर होंगे। फाइन। ये जो प्रोविजन होती है बेटा, ये प्रोविजन आपकी बेसिकली होती क्या है, लायबिलिटी। जब हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, प्रोविजन को इसके साथ ही ट्रांसफर करेंगे। गॉट इट। डेटर्स को 120 पे ट्रांसफर नहीं करना, एट ग्रॉस वैल्यू दे विल बी ट्रांसफर्ड, while provision will be transferred separately along with liabilities. फाइन। मैंने एसेट्स तो सारी खत्म कर दी, रियलाइजेशन में डाल दी। अब मेरी बारी क्या है, अब मैंने आउटसाइड लायबिलिटीज ढूंढनी है। क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व क्या है बेटा, हमने किस लिए क्रिएट किया है कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डाउन होगी तो हम वो लॉस इसमें से कवर कर लेंगे। अब बेटा कल किसने देखा है, कल तो कंपनी के लिए फर्म के लिए कल तो एग्जिस्ट नहीं करता, आज ही तो फर्म खत्म हो रही है, इसका तो सब काम आज खत्म हो जाएगा। देयर इज नो फ्यूचर फॉर दिस फर्म। तो हमने किस लिए ये IFR रखा हुआ है बेटा, तो इस IFR को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। एनी प्रोविजन, any reserve against a particular asset is to be transferred to realization. ठीक है। जो रिजर्व किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट क्रिएट किए जाते हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थी आपके डेटर्स के केस में, ये भी एक स्पेसिफिक प्रोविजन है अगेंस्ट डेटर्स, ये भी लायबिलिटीज के साथ ट्रांसफर होती है बेटा। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट्स के डाउनफॉल के लिए हमने एक रिजर्व क्रिएट किया था। इन्वेस्टमेंट्स खत्म तो IFR का कोई मतलब नहीं है। मैंने जब इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइजेशन में डाल दिया तो बेटा ये खत्म हो गई। फाइन। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर रहा है मेरी बैलेंस शीट में, मुझे इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। ओके। नाउ बैंक लोन, बैंक भी बेटा आउटसाइड पार्टी है, बैंक का लोन भी मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। तो ये दोनों चीजें मैंने किस में डाली बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये दोनों चीजें भी मैंने किस में डाली, रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने सारी एसेट्स जो रियलाइज हो सकती थी रियलाइजेशन में डाल दी, और सारी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, वो भी रियलाइजेशन में डाल दी। डन। अब मैंने देखना है कहीं कोई पार्टनर का लोन तो नहीं है, अगर है तो वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखिए X इज अ पार्टनर है ना, XYZ, यहाँ से पता लग रहा है हमें कि X पार्टनर है, तो X का लोन मैंने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, मैंने L लिख दिया बेटा, L स्टैंड्स फॉर पार्टनर का लोन अकाउंट। चलिए लोन अकाउंट का बैलेंस भी क्लोज हो गया। नाउ कम्स द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल, ये तीनों की कैपिटल तीनों के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में लिख दी जाएगी। ओके। पार्टनर्स को और क्या बिलोंग करता है, जर्नल रिजर्व, पार्टनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये भी किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कैपिटल अकाउंट में चला गया, जर्नल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में चलेगी। और देखिए एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बेटा, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए बेटा मैंने ऑलमोस्ट बैलेंस शीट की एक एक आइटम को या तो रियलाइजेशन में डाल दिया है, या लोन अकाउंट में डाल दिया है, या कैपिटल अकाउंट में डाल दिया गया। देखिए सारी एसेट्स, बैंक को छोड़ दीजिए तो सारी एसेट्स मेरी, मोस्ट ऑफ द एसेट्स रियलाइजेशन में गई है। लास्ट आइटम क्योंकि वो सेल नहीं हो सकती, प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए मैंने उसको किस में डाल दिया है, कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटी साइड पे देखिए बेटा सारी आइटम्स मेरी या तो रियलाइजेशन में चली गई हैं या कैपिटल अकाउंट में। आउटसाइड लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में चली गई हैं, और जो चीजें पार्टनर्स को बिलोंग करती हैं वो कैपिटल अकाउंट में। हाँ, पार्टनर का लोन का अलग ट्रीटमेंट होता है। ओके। चौथा अकाउंट मैंने क्या कहा था, आपका कौन सा बनता है, बैंक अकाउंट। तो बैंक का बैलेंस बैंक के अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, तो मेरा ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। फाइनली जब फर्म डिसॉल्व होती है हमारी बैलेंस शीट की एक एक आइटम खत्म हो जाती है, इट्स एग्जिस्टेंस गेट्स वैनिश्ड, कोई चीज नहीं बचेगी। गॉट इट। जैसे कि मैंने आपको बताया हमने ये 4 अकाउंट्स के थ्रू ही सारी एंट्रीज करनी है, कोई नया अकाउंट नहीं खोलना इन चारों के अलावा। ओके। तो अब हम देखते हैं क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी जाती हैं जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। सारी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है,
हमारी एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, एसेट्स को मैंने क्रेडिट किया, क्यों, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ना बेटा, खत्म करना है एसेट्स को तो टू सन्ड्री एसेट्स करेंगे। क्यों टू किया, बिकॉज डेबिट चीज को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, जितनी अमाउंट से डेबिट है बैलेंस शीट में उतनी अमाउंट से ही मैंने क्या कर देना है इसको, क्रेडिट। अब मैंने यहाँ वर्ड क्या लिखा है, इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब क्या है, हर एसेट को उसके नाम से क्रेडिट किया जाएगा। टू स्टॉक अलग से लिखेंगे, टू मशीनरी अलग से लिखेंगे, टू डेटर्स अलग से लिखेंगे। डेटर्स हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे बेटा, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। टू फर्नीचर, टू इक्विपमेंट्स, एवरी आइटम विल बी रिटन सेपरेटली, ताकि हर अकाउंट क्लोज हो जाए। मैंने सारी एसेट्स को खत्म कर दिया। मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक नॉमिनल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब मेरे पास कोई एसेट नहीं बची, ठीक है, आई डोंट हैव एनी एसेट। जितनी एसेट्स मैंने रियलाइजेशन में डाल दी अब उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है बेटा। ओके, अब कौन सी एसेट्स ट्रांसफर नहीं करनी बेटा, यू कैन सी, मैंने आपको पहले ही बताया कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करना। रीजन क्या है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना कि कैश और बैंक नहीं ट्रांसफर होते। रीजन क्या है, ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, ये थोड़ी बेचने हैं हमने बेटा, इसलिए ट्रांसफर नहीं करने। फाइन। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस है, ये लॉस होता है बेटा एक तरीके का, इसको ट्रांसफर, इसको सेल नहीं कर सकते हम, इसलिए ट्रांसफर नहीं करेंगे। P&L का डेबिट बैलेंस, ये भी लॉस है, पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा, रियलाइजेशन में ही नहीं गया तो कहीं तो डालना है ना बेटा, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया। कई बार डेबिट बैलेंस होता है किस चीज का, कैपिटल का या करंट अकाउंट का, सब कुछ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको मार्क करके बताई हैं, कैश बैंक रीजन रियलाइज फॉर्म में है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये मार्केट में रियलाइज नहीं हो सकते, सेल नहीं हो सकते, इसलिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ओके, तो अल्टीमेटली कौन सी एसेट्स ट्रांसफर होती है, ऑल फिक्स एसेट्स, जितनी फिक्स एसेट्स है ट्रांसफर करनी है, इंक्लूडिंग गुडविल, कीप दिस इन माइंड, गुडविल भी ट्रांसफर होती है, सारी करंट एसेट्स भी ट्रांसफर कर देनी है। और एक चीज ध्यान में रखनी है, डेटर्स हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे। फाइन, प्रोविजन सेपरेटली ट्रांसफर होगी। क्लियर है बेटा एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्रीज। नेक्स्ट, अब हमने किसको ट्रांसफर करना है, सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को। ऑन ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज हमारी एंट्री क्या पास होगी, लायबिलिटीज को खत्म करना है बेटा। क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। किस में ट्रांसफर करना है, अगेन एक नॉमिनल अकाउंट खोला हुआ है हमने, रियलाइजेशन, सारी लायबिलिटीज उसमें डाल दी, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बिल्स पेबल हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो बैंक लोन है। ऑल outside liabilities will be transferred individually by its name। individually का मतलब उसके नाम से ट्रांसफर करना है। क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का नाम लिखोगे, प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, सारी एसेट्स डाल दी। जब मैंने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी, मेरी एसेट्स जीरो हो गई अब मेरे पास। मैंने सारी आउटसाइड लायबिलिटीज रियलाइजेशन में डाल दी, इसका मतलब क्या है, मेरे हिसाब से मेरी लायबिलिटीज क्या हो गई हैं, जीरो, नो मोर लायबिलिटी। अब कौन सी लायबिलिटी साइड पे कौन सी आइटम्स ट्रांसफर नहीं करनी, पार्टनर की कैपिटल ट्रांसफर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब पार्टनर का जो लोन है ये भी ट्रांसफर नहीं करते, बट ये कहाँ जाता है, पार्टनर का लोन अकाउंट के लिए हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं, ये कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट नहीं होता। ओके, इन आइटम्स को छोड़ के बाकी सब लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर देनी है, बाकी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ही होंगी। फाइन, तो कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है बेटा हमने, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, किसी थर्ड पार्टी का लोन, कोई बैंक का लोन है, किसी स्पाउस, किसी पार्टनर की स्पाउस का लोन है, ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का पैसा होता है बेटा, एम्प्लॉयज को वापस कर देंगे। जितनी भी प्रोविजंस हैं, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये सब ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है,
आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सी एसेट्स ट्रांसफर करनी है और कौन सी लायबिलिटीज करनी है। लॉजिक क्लियर होना बेटा। एसेट्स तो सारी ही ट्रांसफर हो जाती हैं, 90% एसेट्स ट्रांसफर हो जाती हैं। ज्यादातर केसेस में कैश और बैंक होता है, उसको ट्रांसफर नहीं करना। हाँ, अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L का बैलेंस है, जो चीजें पार्टनर्स को बिलोंग करती है ना बेटा, उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। बाकी सब एसेट्स हमने बेच देने वाली सब रियलाइजेशन में डाल देनी है। क्लियर? सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देनी है। हाँ, जो लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स को बिलोंग करती है आइटम्स, लाइक पार्टनर्स की कैपिटल, उनके रिजर्व्स, उनका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है जी। अब मैंने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटीज भी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब क्या होगा? अब मैंने इनको क्या करना है? अब मैंने इनको रियलाइज करना है, सेल करना है। फॉर सेल और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हमारी एंट्री क्या रहेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे मिलेंगे ना बेटा। टू, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं बेटा? टू एसेट करते हैं। मशीन सेल करी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। फर्नीचर बेचा तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ऐसे ही करते हैं ना बेटा। अब यहाँ पे मैंने टू फर्नीचर या टू मशीन नहीं लिखना, मैंने क्या लिखना है? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि मैंने अपना फर्नीचर, अपनी मशीन, अपने इक्विपमेंट सब कुछ किस अकाउंट में डाल दिए हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। मेरे पास अब फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं है, मेरे पास मशीन नाम का कोई बैलेंस नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट्स नाम का या स्टॉक नाम का कोई बैलेंस नहीं है। सबकी आइडेंटिटी मैंने खत्म कर दी है और किस में ट्रांसफर कर दी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, जैसे ही मैंने एसेट्स को जब ट्रांसफर किया था ना रियलाइजेशन में, मेरे हिसाब से वो जीरो हो गई, कोई बैलेंस नहीं बचा मेरे पास उनका। ठीक है, अब अगर मैं उनको बेचती हूँ, मान लो स्टॉक को बेच के कुछ मिल गया, मैंने तो अपनी तरफ से मान लिया सब जीरो हो गए जब ट्रांसफर किया। अब अगर स्टॉक को बेच के कुछ मिल गया, पैसे आए बेटा, कैश तो डेबिट होगा। टू रियलाइजेशन, मैं इसको अपना क्या मानूंगी? प्रॉफिट मानूंगी। मेरे हिसाब से तो स्टॉक जीरो हो गया था जब मैंने ट्रांसफर किया, अब बेच दिया तो मेरे लिए तो ये फायदा हो गया बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट टू स्टॉक अकाउंट, नॉट टू फर्नीचर अकाउंट। ये चीज ध्यान में रखनी है। फर्नीचर स्टॉक सब खत्म हो चुके हैं। क्लियर है बेटा? अब मैंने यहाँ वर्ड लिखा है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या है बेटा? रिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड थी, जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, वो रिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती, बट फिर भी कई बार हमारे स्टोर में से कोई पुराना टाइपराइटर निकल आया, ठीक है, उसको बेच के भी हो सकता है 200-300-400 रुपए मिल जाए, है ना। तो इस तरह की कई बार कुछ स्क्रैप में आइटम्स निकल आती हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं, बट बैलेंस शीट में हमने उनको राइट ऑफ कर दिया हुआ है, दिख ही नहीं रही वो बैलेंस शीट में। चाहे बेटा रिकॉर्डेड एसेट है चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमारी एंट्री यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दोनों के लिए सेम क्यों है बेटा? क्योंकि जो रिकॉर्डेड एसेट्स थी ना बच्चे, हमने जब उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो उनका रिकॉर्ड भी तो खत्म हो गया। वो मेरे रिकॉर्ड में रहेंगी। जब मैंने फर्नीचर को रियलाइजेशन में डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो मेरे रिकॉर्ड में से तो फर्नीचर खत्म हो गया। तो जब मैं उस फर्नीचर को बेचूं या कोई स्क्रैप में निकला हुआ टाइपराइटर बेचूं जो रिकॉर्डेड नहीं था, तो ट्रीटमेंट तो सेम ही है ना बेटा। रिकॉर्डेड एसेट्स को भी जब मैंने अनरिकॉर्डेड कर दिया है, मैंने उनको भी क्लोज कर चुकी हूँ। जब मैंने कब क्लोज किया? जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो रिकॉर्डेड हो एसेट चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, दे आर बोथ आर एट पार। कब? जब फर्म डिसॉल्व हो रही है। पार पे क्यों है बेटा? क्लियर है ना। रिकॉर्डेड एसेट्स को जब मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया ना, जब फर्स्ट एंट्री करी रियलाइजेशन टू एसेट्स इंडिविजुअली, मैंने सारी रिकॉर्डेड एसेट्स का रिकॉर्ड खत्म कर दिया। जब उनका खत्म कर दिया तो अनरिकॉर्डेड और वो एसेट्स तो एक ही स्टेटस हो गया दोनों का। तो अगर उनको बेच के कुछ भी मिलता है, मैं उसको अपना फायदा मानूंगी। मेरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन, जितने पैसे मिले, 10,000 की एसेट मैंने 10,000 पे ट्रांसफर करी, बेच के चाहे मेरे को 1,000 मिले चाहे 1,00,000 रुपए मिले, इट हार्डली मैटर्स। कितना कैश मिला वो मेरे लिए फायदा है। आपने ये नहीं करना कि 10,000 का फर्नीचर मैंने ट्रांसफर किया था, बेचा तो सिर्फ 1,000 मिला, 9,000 का नुकसान हो गया। नो,
आपने जब 10,000 का फर्नीचर ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, आपका नुकसान तो तभी हो गया, आपने फर्नीचर को खत्म कर दिया बेटा। अब जितना भी मिलेगा, 1,000 मिले, चाहे 100 रुपए मिले, चाहे 1,00,000 रुपए मिले, सारा आपका क्या है? बेनिफिट है, प्रॉफिट है। फाइन। इसलिए जब भी फायदा होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, सिंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है बेटा ये एंट्री? अब कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर फर्म का कहता है कि मैं ले लेता हूँ एसेट्स, फर्नीचर थोड़ा बहुत ठीक है कंडीशन में, इसको मैं ले लेता हूँ, या इक्विपमेंट्स बिजनेस में जो पड़े हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं या कुछ और है, ये मैं अपने घर ले जाता हूँ। पार्टनर्स को भी कोई चीज लगती है अच्छी कंडीशन में है, क्यों मार्केट में सेल करनी, हम रख लेते हैं। बेटा अगर पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो क्या आपको पैसे मिलेंगे? कैश या बैंक डेबिट होगा? बिल्कुल नहीं। बट पार्टनर तो हमारा उतनी अमाउंट से डेटर बन जाता है, हम फ्री में थोड़े देंगे उसको इक्विपमेंट। हम कहेंगे इतनी अमाउंट के हमें पैसे दो, फ्री में हम ना उसको फर्नीचर देंगे ना इक्विपमेंट देंगे। फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की एसेट्स है, वो ऐसे ही अपने घर नहीं लेके जा सकता। इन केस ही इज टेकिंग एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, हम उसकी कैपिटल में से रिकवर कर लेंगे। फाइन। हम क्या करेंगे? पार्टनर की कैपिटल को क्या कर लेंगे? डेबिट। टू रियलाइजेशन तो होगा ही होगा बेटा, चाहे हम मार्केट में सेल करें तो भी टू रियलाइजेशन, क्योंकि टू एसेट तो लिखना नहीं है हमने। इधर पार्टनर ले गया फर्नीचर तो पार्टनर्स कैपिटल टू फर्नीचर की जगह टू रियलाइजेशन, क्योंकि फर्नीचर की आइडेंटिटी तो खत्म हो चुकी है बेटा, वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा अब हमारी बुक्स में, हमारे रिकॉर्ड में उसका कोई नाम नहीं है। क्लियर है बेटा? एसेट्स जब रियलाइज होती हैं या कैश बैंक डेबिट होगा या पार्टनर डेबिट होगा, तो हमारी एक एंट्री क्या बन सकती है? कैश और बैंक को कब डेबिट करेंगे? जब मार्केट में सेल किया, जब हमें एसेट्स को बेच के कैश मिला तो कैश या बैंक डेबिट होगा। बट अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो कैश बैंक की जगह हम किसको डेबिट करेंगे? पार्टनर की कैपिटल को। ईदर कैश बैंक विल बी डेबिटेड if it is specifically written in question that X has taken furniture, तो हम कैश बैंक की जगह X की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, अगर Y ने लिया तो Y की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। दोनों केस में बेटा रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा ही होगा। फाइन। तो आप ये एंट्री ध्यान में रखिए, या कैश बैंक डेबिट होगा या पार्टनर, और कोई तीसरा अकाउंट डेबिट हो ही नहीं सकता, नेवर एवर। गॉट इट? कैश बैंक का जो मार्केट में सेल किया, कई बार पार्टनर ले जाता है और पैसे भी दे देता है, फिर हम कैश बैंक ही लिखेंगे। अगर पैसे मिले तो कैश बैंक डेबिट होगा, नहीं मिले और पार्टनर ले गया है तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे, नो अदर ऑप्शन। फाइन। मैंने एसेट्स ट्रांसफर भी कर दी, रियलाइज भी कर ली, अब मैंने लायबिलिटीज को पे करना है बेटा। ठीक है? फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज मेरी एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी डेबिट नहीं करनी, किसको डेबिट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या करा मैंने? पेमेंट करी तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट, जितनी पेमेंट करी इररिस्पेक्टिव ऑफ बुक वैल्यू। बुक्स में मेरे क्रेडिटर्स 10,000 थे, मैंने ट्रांसफर कर दिए थे। ट्रांसफर तो हम पहले ही करते हैं बेटा, पहला काम ही यही है, आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना और एसेट्स को ट्रांसफर करना। मैं वो ट्रांसफर कर चुकी हूँ बेटा। अब मैंने 10,000 के क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए थे, अब मैंने पेमेंट 2,000 करी है तो मैं 2,000 से एंट्री करूंगी, 20,000 करी है तो 20,000 से एंट्री होगी। बुक्स में जो मर्जी वैल्यू रही हो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बुक्स में जो वैल्यू थी, जो अमाउंट थी क्रेडिटर्स की, वो तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर कर दी है। मैंने सारी एसेट्स और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज डंप कर दी हैं। ये मान के चलिए मैंने उनको डंप कर दिया है, किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। रिलेशन अकाउंट मेरा ऐसा अकाउंट है जिसमें मैंने सारी एसेट्स जो बिक सकती हैं और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज डंप कर दी हैं। अब मेरे पास ना कोई एसेट है ना कोई आउटसाइड लायबिलिटी है, सब डंप हो गई। अब अगर मैं क्रेडिटर्स को अगर 2,000 देती हूँ तो मेरे लिए नुकसान है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 20,000 देती हूँ तो 20,000 भी नुकसान है, 2 लाख देती हूँ तो 2 लाख भी नुकसान है, 200 देती हूँ तो 200 भी नुकसान है। मैंने कंपेयर नहीं करना कि बुक्स में तो 10,000 के थे, मैंने 200 रुपए दिए, 9800 का नुकसान हुआ या फायदा हुआ। नो,
मैंने कंपैरिजन नहीं करना क्योंकि बुक्स में कोई वैल्यू अपीयर नहीं हो रही, मैंने सारे अकाउंट बंद कर दिए हैं आउटसाइड लायबिलिटीज के। गॉट इट? अगेन लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, डिसोल्यूशन में रिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो बैलेंस शीट पे अपीयर हो रही है, बट मैंने वो तो सारी रियलाइजेशन में डाल दी, तो रिकॉर्डेड का कोई सेंस नहीं रह जाती। मैंने सबको रियलाइजेशन में डाल दिया है। डन बेटा जी। अब कई बार कोई पार्टनर कहता है जी मैं पे कर दूंगा, क्रेडिटर्स को मैं दे दूंगा, ठीक है, मेरी मिसेस का लोन है मैं पे कर दूंगा। ओके, क्या ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की लायबिलिटीज को पे करना? उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं है बेटा, ये तो फर्म को पे करने हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी पे करता है तो फर्म को उतने पैसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे बच्चे। ओके, तो हमारी एंट्री क्या होगी? जब भी कोई लायबिलिटी पे होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा। अगर पेमेंट करी तो टू कैश, अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो हमारा कैश तो गया ही नहीं बेटा, हमारे कैश में कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो हम टू कैश नहीं करेंगे। हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उतना पैसा हमने ट्रांसफर कर देना है। पार्टनर हमारा उतनी अमाउंट से क्रेडिटर बन गया बेटा। वी ओ दैट मच मनी टू द क्रेडिटर, टू द पार्टनर, सॉरी, बिकॉज उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है। क्लियर? तो अब इन दोनों ट्रीटमेंट्स की एक समराइज्ड एंट्री बेटा, जब भी कोई लायबिलिटीज पे होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ऑलवेज, ये चीज ध्यान में रखिए। और टू कैश या बैंक कब लिखना है? जब फर्म ने पेमेंट करी। टू पार्टनर्स कैपिटल कब लिखना है? जब पार्टनर कहता है मैं दे दूंगा। पार्टनर सेज आई विल सेटल द लायबिलिटी, इट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन कि क्या ट्रीटमेंट हुआ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एज्यूम करेंगे फर्म ने ही पेमेंट करी है। पार्टनर का नाम तभी आएगा अगर क्वेश्चन में लिख रखा है X has decided to pay off creditors या Y has decided to settle his wife's loan, something like that, तो ही पार्टनर का कैपिटल आएगा। अदरवाइज टू कैश या टू बैंक ही हमारी स्टैंडर्ड एंट्री रहेगी। क्लियर बेटा? एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज को पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। एक रूल दिमाग में बना लीजिए बेटा, जब एसेट्स को रियलाइज किया कुछ मिलेगा, फायदा होगा बेटा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। जब कोई पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को या बिल्स पेबल को या किसी आउटसाइड लायबिलिटी को, नुकसान होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट विल बी डेबिटेड व्हेनेवर देयर इज एनी लॉस एंड इट विल बी क्रेडिटेड व्हेनेवर देयर इज अ बेनिफिट। गॉट इट? अब नेक्स्ट है जी, रियलाइजेशन जब करनी होती है बेटा, काफी लंबा चौड़ा काम होता है। उस टाइम कई बार हमें कुछ लोगों को अपॉइंट भी करना पड़ता है रियलाइजेशन करने के लिए, एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो समटाइम्स वी हैव टू पे सर्टेन फी और कमीशन, कुछ खर्चा हो जाता है। तो अगर खर्चा हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान? लॉस है ना बिजनेस के व्यू पॉइंट से, इससे रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट, टू कैश या टू बैंक। ओके, जितनी भी पेमेंट करी, जितनी भी पेमेंट करी। अब कई बार पार्टनर कहता है, यहाँ मैंने गलती से फर्म लिखा है बेटा, इट शुड बी पार्टनर फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा फर्म का खर्चा, अगर पार्टनर पे कर रहा है, पर पार्टनर की ड्यूटी तो नहीं है ना पे करने की, तो फर्म की ड्यूटी है। तो फर्म क्या करेगी? उतना पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, बिकॉज फर्म ओ दैट मच मनी टू द पार्टनर। तो हमारी एंट्री रियलाइजेशन तो डेबिट ही होना है बेटा, खर्चा है, नुकसान है। टू कैश या बैंक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फर्म ने पे नहीं किया। किसने पे किया है? पार्टनर ने, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर बेटा जी? तो समराइज एंट्री हमारी यही बनती है, रियलाइजेशन डेबिट होगा, कैश बैंक कब? जब फर्म पे कर रही है, पार्टनर्स कैपिटल कब? जब पार्टनर पे कर रहा है। रियलाइजेशन विल स्टैंड डेबिटेड इन बोथ द सिचुएशन, चाहे फर्म पे करे चाहे पार्टनर पे करे। फाइन। अब ये सब करने के बाद हमारा रियलाइजेशन का प्रोसीजर खत्म हो जाता है बेटा। हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दी, हमने लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, हमने एसेट्स को भी रियलाइज कर लिया, हमने लायबिलिटीज को भी पे कर दिया, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर दिया। अब हमने क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना है। अगर डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफर कर देंगे?
सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी रेशियो में जो गिवन रेशियो होगी। फायदा हो रहा है बेटा तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी। रियलाइजेशन को डेबिट किया सिंस हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है इसलिए हमने डेबिट कर दिया। क्लियर है बेटा? अगर लॉस होता है रियलाइजेशन पे, लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, कम है क्रेडिट साइड में, तो दैट इज अ लॉस। अगेन लॉस भी तो पार्टनर्स में ही ट्रांसफर होगा बच्चे, तो हमारी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर बेटा? हमारा इससे क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। मेन तो यही काम है बेटा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना। उससे रिगार्डिंग मैंने सारी एंट्रीज डिस्कस कर ली। अब क्या आता है? पार्टनर का लोन। इसके बाद पार्टनर के लोन की जब पेमेंट करनी है, पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक, जितनी भी मनी पे करे, लोन में कितनी अमाउंट, मान लीजिए उसका लोन 10 रुपीज का है, मैंने उसको 10 रुपीज पे कर दिए, तो मेरी एंट्री पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक अकाउंट 10 रुपीज। फाइन। इसमें रियलाइजेशन टू कैश बैंक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पार्टनर का लोन मैंने क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था? अगर किया होता तो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश या बैंक करना था। जो एसेट्स, जो लायबिलिटीज रियलाइजेशन में डल चुकी हैं, मान लीजिए उनका नाम बदल गया है, उनका नाम रियलाइजेशन हो गया है, तो इसलिए हम रियलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, एसेट या लायबिलिटी का नाम यूज नहीं करते। पार्टनर का लोन तो हमने ट्रांसफर ही नहीं करता किया था रियलाइजेशन में, इसलिए इसका नाम वही है आज की डेट में भी, क्या? पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अब मुझे इसको क्लोज करना है, तो पार्टनर के लोन अकाउंट के नाम से ही वो डेबिट होगा। ओके। बाकी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज का नाम बदल गया है, क्या हो गया है? रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स का नाम जब रियलाइजेशन में डाल दी, उनका नाम चेंज हो गया है, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। लोन का नाम, पार्टनर के लोन का नाम चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो हमने ट्रांसफर ही नहीं किया था। क्लियर बच्चे? नाउ पार्टनर्स के लोन में कई बार थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आ जाती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एट मोर देन बुक वैल्यू लाइक विद इंटरेस्ट, पार्टनर का लोन कितना है बेटा? वही 10 रुपए का। क्वेश्चन में लिखा है हमने उसको 10 रुपए भी दिए और 2 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया, यानी मैंने कैश या बैंक, मैंने कितनी पेमेंट करी पार्टनर को बेटा? 10 रुपए भी दिए और 2 रुपीज एक्स्ट्रा भी पे करे, तो मैंने तो 12 रुपए दिए। मेरी एंट्री तो टैली नहीं करी, डेबिट में 10 रुपए डाला है, क्रेडिट में मैंने 12 रुपए डाला है। 2 रुपए जो भी मैंने एक्स्ट्रा दिए मेरे लिए लॉस है बेटा। ये क्या है? ये 10 की बजाय मैं 12 दे रही हूँ, मेरे लिए क्या है? नुकसान है। तो जो भी फायदा, जो भी नुकसान होगा, किस में डालना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। जो भी मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है 2 रुपए की, वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। लोन की अमाउंट कभी चेंज नहीं होगी, 10 है, यहाँ भी 10 थी, यहाँ भी 10 है, मैंने 10 से ही डाला है। कैश में वो अमाउंट आती है जो हम पे करते हैं। फर्स्ट केस में 10 रुपीज पे किए थे, सेकेंड में मैंने पे ही 12 किए हैं, तो आई विल राइट 12। गॉट इट? थर्ड केस, अगर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एट लेस देन बुक वैल्यू, पार्टनर का लोन वही लेते हैं हम, 10 रुपीज का है। क्वेश्चन में लिखा पार्टनर कहता मुझे 9 रुपए दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, पार्टनर इज रेडी टू एक्सेप्ट 9 रुपीज इन फुल सेटलमेंट, ही डजंट वांट एनीथिंग एल्स। फाइव, सॉरी बेटा, 9 मुझे यहाँ नहीं लिखना था, कैश में लिखना था। पार्टनर कहता मुझे कितने पेमेंट कर दो? 9 रुपीज की पेमेंट कर दो। पार्टनर का लोन तो 10 रुपए से ही डेबिट होगा बेटा, चाहे आप ज्यादा दो चाहे आप कम दो। कैश में हमेशा उतना आएगा जितना आपने पे किया है। हमने 9 रुपीज पे करे हैं बेटा। अब मेरी एंट्री नहीं टैली करी, डेबिट में 10 रुपीज और कैश मैंने 10 दिया होता फिर तो कर जाती, मैंने तो 9 रुपीज पे करे हैं, माई एंट्री इज नॉट टैलिंग। तो अब मैं क्या करूंगी? 1 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे डालूंगी तो ही मेरी एंट्री टैली करेगी। ये क्या है? मेरा फायदा हो गया, 10 के बदले में मैंने 9 रुपए ही दिए। फायदा हुआ तो भी रियलाइजेशन में, नुकसान हुआ तो भी रियलाइजेशन में। यहाँ मैंने ज्यादा पेमेंट करी थी, रियलाइजेशन को डेबिट किया था, नुकसान हुआ था। यहाँ मैंने कम पेमेंट करी, मुझे फायदा हुआ, तो मैंने रियलाइजेशन को क्या कर दिया? क्रेडिट। कैश में वो अमाउंट जो हमने पे करी है, यहाँ 9 पे किए हैं तो 9 से क्रेडिट किया, यहाँ 12 पे करे हैं तो 12 से क्रेडिट किया, यहाँ 10 पे किया तो 10 से क्रेडिट किया बेटा। ओके, तो बेसिक एंट्री तो यही है, पार्टनर्स लोन टू कैश। ओके, लोन में लोन की अमाउंट डालिए, कैश में कैश की अमाउंट डालिए। अगर डिफरेंस आएगा कहीं डेबिट में या क्रेडिट में,
रियलाइजेशन को हम डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। लोन की अमाउंट कभी चेंज नहीं करनी बेटा, कैश की अमाउंट में वही डालना है कैश में जो हमने एक्चुअली पे किया है। ज्यादातर तो सी नहीं होता है, 10 है तो 10 ही पे किया। अगर लिखा है 12 रुपए दिए या 11 रुपए दिए तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपका या डेबिट में या क्रेडिट में आ जाएगा बच्चे। दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन, माय लोन अकाउंट इज ऑल्सो क्लोज्ड। रियलाइजेशन भी क्लोज हो गया, लोन भी क्लोज हो गया। अब पार्टनर्स की कैपिटल का देखेंगे बेटा, उसमें क्या क्या डालना है। रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व्स लायबिलिटी साइड पे पड़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड पे पड़ा है। ये मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करे थे। क्यों नहीं करे थे? बिकॉज आई सेड कि ये तो पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं, तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। किस रेशो में? उनकी गिवन रेशो में। ठीक है बेटा जी। सिमिलरली अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं या फिक्टिशियस एसेट्स हैं, कहाँ पे? एसेट साइड पे, तो इनको भी मैंने पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना है। एसेट साइड पे है, इनके डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। मैंने क्रेडिट कर दिया तो डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल। मैंने ये सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, सारे रिजर्व सारे लॉसेस ट्रांसफर कर दिए, मेरी बैलेंस शीट ऑलमोस्ट खाली हो गई बेटा। ठीक, अब मैंने क्या करना है? पार्टनर्स की कैपिटल को भी सेटल कर देना है, ये अकाउंट भी बंद कर देना है। अगर सरप्लस बचा है पार्टनर की कैपिटल में सब कुछ डालने के बाद, तो पार्टनर को उसकी कैपिटल की पेमेंट कर दी जाएगी जितना भी बचा है। ज्यादा बचा हो कम बचा हो, पार्टनर्स विल बी गिवन कैश और बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। बट कई बार क्या होती है? डेफिशिएंसी। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल कम है, दैट इंडिकेट्स डेफिशिएंसी। तो ऐसे केस में पार्टनर को पैसे लाने पड़ेंगे बेटा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इससे मेरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया? क्लोज हो गया बेटा। पहले रियलाइजेशन की एंट्रीज करी हमने, उससे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ, फिर पार्टनर के लोन की करी, वो भी क्लोज हो गया। पार्टनर की कैपिटल में रिजर्व्स या प्रॉफिट लॉसेस डाल दिए और उसके अकाउंट को भी सेटल कर दिया। डन। और जो हमारा कैश या बैंक अकाउंट है बेटा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये सारी एंट्रीज उसमें ट्रांसफर होंगी, कैश और बैंक वाली, उसमें कभी कोई बैलेंस नहीं बचेगा, नेवर एवर। दोनों साइड्स सेम आएंगी। होप यू हैव अंडरस्टूड द एंट्रीज। लेट्स हैव अ रीकैप। हमने क्या क्या एंट्रीज डिस्कस करी बेटा? जब एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, हमारी एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू एसेट अकाउंट। एसेट को खत्म कर दिया टू एसेट। ठीक है, अब मैंने लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। किस अकाउंट में डालना है? रियलाइजेशन। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, लायबिलिटीज कौन सी ट्रांसफर करनी है? थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज ओनली। ओके, अब ट्रांसफर करने के बाद अब मैंने एसेट्स को रियलाइज करना है। मेरी एंट्री या कैश डेबिट होगा, कैश बैंक, या अगर पार्टनर लेके जा रहा है एसेट तो पार्टनर की कैपिटल। कैश या बैंक में से आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, एक्सेप्टेबल है। पार्टनर की कैपिटल कब? जब पार्टनर लेके गया। टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट होगा जब एसेट्स को रियलाइज करना है। फाइन, अब लायबिलिटीज को सेटल करना है तो रियलाइजेशन हमेशा क्या होगा? डेबिट। कोई भी पेमेंट करनी है ना बेटा, रियलाइजेशन डेबिट होना है। कुछ भी मिलेगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होना है। कोई भी बेनिफिट होगा या कुछ भी मिलेगा, रियलाइजेशन क्रेडिट। कोई भी पेमेंट करनी है, कोई भी नुकसान होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। टू कैश या बैंक अगर फर्म ने पेमेंट करी, टू पार्टनर्स कैपिटल अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। फाइन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं ना बेटा, तो रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट। टू कैश बैंक अगर फर्म ने पेमेंट करी, अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करी तो टू पार्टनर्स कैपिटल। कैश बैंक के ऑपोजिट पार्टनर आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ कैश बैंक। गॉट इट? प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन, अब अकाउंट क्या हो जाता है? क्लोज होना है बेटा। क्लोज के लिए या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट। हाउएवर इफ देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन, रियलाइजेशन की मेरी सारी एंट्रीज हो गई। अब बचा पार्टनर का लोन, पार्टनर्स लोन टू कैश बैंक, पार्टनर्स लोन टू या कैश या बैंक। अब पार्टनर का लोन अकाउंट भी खत्म हो गया। अब पार्टनर्स की कैपिटल की बारी आती है। सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स
मैंने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अगर कोई लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो भी मैंने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। जब लॉसेस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी बेटा। डन। अब एट द एंड पार्टनर की कैपिटल की क्लोज होने का टाइम भी आ गया बेटा। अगर पॉजिटिव बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक, फर्म उनको पेमेंट कर देगी अगर सरप्लस है बेटा। हाउएवर इफ देयर इज डेफिशिएंसी तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा जी, इज इट क्लियर? हमने सारी अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस कर ली बच्चे।